पहले तो सरकार को ऐसा लगता था कि सरकारी कर्मचारी या पेंशनर कुछ है ही नहीं। ये बात को जानते हैं कि सरकारी कर्मचारी नाराज होगा तो इसका सीधा सीधा खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। इसका परिणाम दूरगामी होगा। सरकारी कर्मचारी और पेंशनर इस समय बहुत नाराज हैं। हमको भी लगता है कि ये मसला पूरे तौर पर राजनीतिक भंवर में है। इसकी घोषणा जो है वो बिहार के चुनावों को लेकर के अटकी हुई है। सरकार किसी की रहे, प्रधानमंत्री हमेशा रहे, 100 साल तक रहे, हम लोगों को उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लगता तो यही है कि बिहार चुनाव से पहले इसका गठन हो जाएगा। हम लोगों को इस बात की चिंता है कि अगर जितना भी ये पे कमीशन डिले होगा वो हमारे सीधे सीधे जो भत्ते हैं, अलाउंसेज हैं, उनके ऊपर असर डाले। तो ये सीधे तौर पर सरकारी कर्मचारियों को नुकसान है कि फिर अभी गठन कर देंगे, 27 में हमारे उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, उस समय रिपोर्ट आ जाएगी और फिर अगला लोकसभा चुनाव होगा, तब इसको लागू करने का काम कर देंगे। लेकिन ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। हम 1 महीने के इंतजार में हैं। अगर सरकार इसका गठन कर देती है तो ठीक है, और नहीं करेगी तो हम सारे लोग जो वेतन आयोग से प्रभावित होते हैं पूरे देश में, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाएंगे। एक बार फिर वैसे ही मोर्चा बनाएंगे जैसा पुरानी पेंशन बहाली के समय में बनाया था, और एक इतना बड़ा आंदोलन इस देश के अंदर खड़ा करेंगे कि सरकार जो है वो उसको मजबूर होना पड़ेगा। मैं सीधी बात करता हूँ क्योंकि मेरे को घुमा फिरा करके बात करने की आदत नहीं है। जस्टिस अशोक माथुर को मैं बहुत लिबरल समझता था 7वें वेतन आयोग में। उस बंदे ने हम लोगों के सामने इस बात को कबूल कर लिया कि हम 20,000 रुपए मिनिमम देंगे। और अरुण जेटली जी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दें, उन्होंने एक दिन उसके घर जाकर के चाय क्या पी ली, उसने 2,000 की कटौती कर दी, उसमें 18,000 रुपए दे दिया। इस बात का हमारे पास प्रमाण है कि उनके घर गए, उनके यहाँ चाय पी और उसके फौरन बाद उसका दिमाग बदल गया। अब प्रधानमंत्री के कहने के बावजूद अगर हमारे साथ में कुछ जाती हो तो फिर हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास संघर्ष के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। 8वें वेतन आयोग को लेकर लगातार द स्वतंत्र के दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आखिर उसमें क्या हो रहा है। कई लोगों ने हमें कहा कि एक बार दोबारा मिश्रा जी से जाकर के पूछिए, तो आज एक बार फिर हम ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी के पास पहुंच गए हैं। सर, बहुत परेशान है, लोग पूछ रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है। मिश्रा जी को जरूर अंदर की कोई खबर पता होगी। देखिए विक्रांत भाई, पिछली बार भी हमने आपसे कहा था कि सरकार ने ये निर्णय तो ले लिया अपनी कैबिनेट में कि हमें 8वां वेतन आयोग बैठाना है और उसको 1 जनवरी 2026 से ही लागू करना है जी। जिस स्पीड से उस समय ये मामला चला, तत्काल जेसीएम स्टाफ साइड को बुलाया गया और हमसे बैठ करके बड़े विस्तार में सेक्रेटरी डीओपीटी ने चर्चा की टर्म्स एंड रेफरेंस के सवाल पर। तो लगा कि सरकार बहुत सीरियस है और बहुत जल्दी इस पर कोई निर्णय लेना चाहती है। उस समय जनवरी में कुछ समय भी था जी। लग रहा था कि नवंबर तक रिपोर्ट को बनाने का काम किया जाएगा और जनवरी से इसको लागू कर दिया जाएगा। लेकिन अभी हमको भी लगता है कि ये मसला पूरे तौर पर राजनीतिक भंवर में है। और राजनीतिक भंवर ये है कि जनवरी में चुनाव हो रहे थे दिल्ली के जी, तो उस समय इसकी घोषणा आवश्यक समझी गई वेटों के हिसाब से। और अभी इसकी घोषणा जो है वो बिहार के चुनावों को लेकर के अटकी हुई है। सरकार चाहती है कि बिहार के जो है वो चुनाव की घोषणा होने से पहले हम कम से कम कॉन्स्टिट्यूट कर दें इस कमेटी को। तो लगता तो यही है कि बिहार चुनाव से पहले इसका गठन हो जाएगा। लेकिन हम लोग इस बात को लेकर के, इनका राजनीति से कोई मतलब नहीं है। सरकार किसी की रहे, प्रधानमंत्री हमेशा रहे, 100 साल तक रहे, हम लोगों को उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोगों को इस बात की चिंता है कि अगर जितना भी ये पे कमीशन डिले होगा वो हमारे सीधे सीधे जो भत्ते हैं, अलाउंसेज हैं, उनके ऊपर असर डालेगा। क्योंकि सरकार ने आज तक जितनी भी सरकारें रही हो, चाहे ये रही हो पुरानी रही हो, सब ने जब से वेतन आयोग का घोषणा हुई है या वेतन आयोग की रिपोर्ट आई है, उसको सरकार ने एक्सेप्ट किया है। उसके बाद ही उन्होंने भत्तों में बढ़ोतरी की है। तो बेसिक पे और चीज़ें तो बदल जाएंगी 1 जनवरी 26 से, लेकिन जितना इसमें विलम्ब होगा उतने हमारे भत्तों में जो है वो डिले हो जाएगा। तो ये सीधे तौर पर सरकारी कर्मचारियों को नुकसान है। यही कारण था कि हमने एक स्टैंडिंग कमेटी की थी, लोग बहुत एंग्विश में थे।
ऑल इंडिया रिलायंस फेडरेशन की, और लोगों ने कहा कि नहीं हमें आंदोलन करना चाहिए, तो हमने 19 तारीख को सारे देश में जो है इस बात को लेकर के आंदोलन किया। हमें बहुत खुशी है कि सारे मतभिन्नताएं छोड़ करके लोगों ने 8.5 लाख लोगों ने देश में प्रदर्शन किया इस बात को लेकर। सरकार के ऊपर इसका असर होना चाहिए। लेकिन सर 8-9 महीने निकल गए, इस बीच सरकार ने केवल 3 बार विज्ञापन जारी करने के अलावा कोई ऐसा काम तो किया नहीं है जिससे लगे कि सरकार आगे बढ़ रही है। और अब इस तरह के फैसले भी, पिछला फैसला हुआ, घोषणा हुई दिल्ली चुनाव को देख करके, अब बिहार चुनाव को लेकर के, तो क्या फिर अगले लोकसभा चुनाव तक ही ये सब हो पाएगा अगर चुनावों को देखकर ये फैसले लिए जाएंगे तो? नहीं, अगर राजनीतिक शेड्यूल है तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि फिर अभी गठन कर देंगे, 27 में हमारे उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, उस समय रिपोर्ट आ जाएगी और फिर अगला लोकसभा चुनाव होगा, तब इसको लागू करने का काम कर देंगे अगर राजनीतिक है। लेकिन ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। हमें पूरी आशा है कि सरकार कम से कम हम लोगों के मंतव्य को समझेगी, जेसीएम स्टाफ साइड की जो आवाज़ है उसको समझने का काम करेगी। और हमने अभी इस आंदोलन का शुरुआत किया है, हम 1 महीने के इंतजार में हैं। अगर सरकार इसका गठन कर देती है तो ठीक है, और नहीं करेगी तो हम सारे जेसीएम स्टाफ साइड के लोगों को इकट्ठा करेंगे, जो जेसीएम में नहीं है उनको भी इकट्ठा करेंगे, जो राज्य कर्मचारी हैं, जो निगम कर्मचारी हैं, जो ऑटोनोमस कर्मचारी हैं, सारे लोग जो वेतन आयोग से प्रभावित होते हैं पूरे देश में, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाएंगे। एक बार फिर वैसे ही मोर्चा बनाएंगे जैसा पुरानी पेंशन बहाली के समय में बनाया था, और एक इतना बड़ा आंदोलन इस देश के अंदर खड़ा करेंगे कि सरकार जो है वो उसको मजबूर होना पड़ेगा कि हम राजनीतिक प्रपंच से निकल करके सिर्फ कर्मचारियों के हित के बारे में सोचें। राजनीति का नफा नुकसान तो उनको जो होना है होता रहेगा, उससे सरकारी कर्मचारियों को उसमें घसीटने से कोई फायदा नहीं। सर, सरकारी कर्मचारी, अगर हम पिछले कुछ चुनावों को देखें तो ये देखने में आया कि इस सरकार के सबसे बड़े समर्थक वर्ग सरकारी कर्मचारी रहे हैं। तो उस वर्ग में बड़ी भारी बेचैनी आती जा रही है, सरकारी कर्मचारी हो या फिर पेंशनर्स हो। आप कल परसों पेंशनर्स के बीच में भी गए थे, तो हम भी अनेक जगह पेंशनर्स से मिल रहे हैं, तो उन लोगों में भी बहुत बेचैनी है। तो सरकार अपने ये समर्थक वर्ग, जो बहुत बड़ा वर्ग है और जो बड़े खुलेआम तौर पर सरकार के साथ दिखाई देता है, इसको नाराज करने का खतरा क्यों मोल ले रही है लगातार? मुझे असल में लगता यह है कि सरकार इस बात को समझ गई है पिछले चुनाव के बाद। पहले तो नहीं समझ रही थी। पहले तो सरकार को ऐसा लगता था कि सरकारी कर्मचारी या पेंशनर कुछ है ही नहीं। लेकिन जो पिछले लोकसभा चुनाव में इनको झटका लगा, उसमें इनको समझ में आया कि नहीं, सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स भी कुछ हैं। और वही एक दबाव था जिसकी वजह से इनको पेंशनर को या सरकारी कर्मचारी हो, उनको 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स में भी छूट देनी पड़ी और पे कमीशन की भी घोषणा करनी पड़ी। ये बात को जानते हैं कि सरकारी कर्मचारी नाराज होगा तो इसका सीधा सीधा खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि इनके जो राजनीतिक पंडित हैं वो इनको ही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं, लोगों की जो सोच है वो बड़ी जल्दी भूल जाते हैं लोग, तो इसलिए इसको थोड़ा सा इस हिसाब से करो जिस हिसाब से चुनाव होते हैं। तो ये बहुत ही इसका परिणाम दूरगामी होगा। सरकारी कर्मचारी और पेंशनर इस समय बहुत नाराज हैं, और पेंशनर्स तो इस बात को लेकर के बहुत नाराज हैं कि कोई जरूरत नहीं थी। आपने पार्लियामेंट में ला करके, जब आप बार बार ये कह रहे हैं, हमारी बहन निर्मला सीतारमण बार बार ये कह रही हैं कि इसका कोई भी पेंशनर्स पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, फाइनेंशियल बिल में जो इन्होंने टेल पीस लगाने का काम किया। हमारे पेंशन सेक्रेटरी ने स्वयं मीटिंग बुला करके हम लोगों को सबको बुला करके इसको क्लैरिफाई करने का काम किया। तमाम दफ़े हमारे चौधरी साहब, जो पंकज चौधरी हैं राज्य मंत्री वित्त, वो बयान दे चुके हैं पार्लियामेंट के अंदर भी बाहर भी, और पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर भी बयान दे चुकी हैं कि इसका कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो इसकी ज़रूरत क्या पड़ी थी? एक सस्पिशन जो है वो जानबूझ करके पैदा करने का काम किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था इनको। लेकिन मैं तो एक बात जानता हूं कि अगर सरकार इसी तरीके से विलंब करती रही तो एक बहुत बड़ा वर्ग जो कि एक तरीके से सरकार को समर्थन देता है हर मौके पर, वो आने वाले समय में राजनीतिक तौर पर, अगर मान लो समर्थन और खिलाफ जाने की बात मैं नहीं करता हूँ, सिर्फ न्यूट्रल हो जाए तो भी सरकार को नुकसान। बिल्कुल बिल्कुल।
और जिस तरह की नाराजगी है, तो इस समय तो वो लोग बोलने तो लगे हैं कि बोलने लगे, बिल्कुल हाँ, बोलने लगे। हाँ। सर, आप यूपीएस को लेकर भी आपकी मुलाकात हुई, उस मामले में क्या क्या चीजें दिखाई दे रही हैं? देखिए, अब यूपीएस के मामले में मैं समझता हूँ कि सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया। बहुत महत्वपूर्ण निर्णय ये ले लिया कि मैंने कैबिनेट सेक्रेटरी सर से बात की, तो उन्होंने एक ही बात पूछी कि भाई आप बताइए कि आखिर से इतनी सारी चीज़ें आपके कहने पर हम लोगों ने क्लैरिफाई कर दी, ग्रेचुइटी का इशू क्लैरिफाई कर दिया, जो लोग डेथ हो जाएंगे उनका इशू जो है क्लैरिफाई कर दिया, हमने जो है वो साफ कर दिया कि अगर किसी आदमी की डेथ हो जाएगी तो उसको पुरानी पेंशन से ही कवर रखा जाएगा। हमने इस बात को भी क्लैरिफाई कर दिया कि जो भी पेंशन में यूपीएस में लोग आएंगे उनको जो है वो हम वही लाभ देने के लिए बाध्य हैं जो हम करीब करीब यूपीएस में देते थे। एक सवाल जरूर है कि वीआरएस के इशू पर आपने कहा है कि इसको उसी डेट से देना चाहिए जिस तारीख से वो लोग वीआरएस लें, हम उस पर भी विचार कर रहे हैं। आपने कहा है कि 25 साल का जो समय है उसको 20 साल कर दो, तो एक दिन में तो नहीं हो सकता, लेकिन हमने मना तो नहीं किया है। हमने आपसे कहा है कि हम इस योजना को 3 साल के बाद रिव्यू कर देंगे। आपने हमसे कहा है कि 1/10 पे काम नहीं चलेगा, ये जो 10% जो कटौती कराते हैं इसको भी हम रिव्यू करने के लिए सरकार समय आने पर तैयार है। तो अभी हमने 80-85% चीजें तो जो ओपीएस में थी वो दे ही दी हैं। तो अभी लोगों के मन में ये क्या है, तो हमने उनको बताया कि हमने कहा कि कर्मचारी तो कम, लेकिन आपके जो अधिकारी 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए हैं, सबसे बड़ी बाधा वो लोग हैं, और उनके अंडर में जो लोग काम करते हैं वो उन लोगों को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। बिल्कुल, कि तुम लोग एनपीएस में रहो, एनपीएस में फायदा है, क्योंकि जब तुम रिटायर हो गए तो तुमको करोड़ों रुपए मिलेंगे। मुझे मालूम है उनको करोड़ों नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो 1 जनवरी 2004 के बाद 2024 तक लोग रिटायर हुए, जब तक ये योजना नहीं आई थी, लोगों को 1500, 1600, 2600 पेंशन मिल रही है, लोको पायलट जैसे लोगों को तो करोड़ों मिले नहीं, लाखों की पेंशन की बात हो रही थी वो भी नहीं मिली। लेकिन ये एक जो भ्रम फैलाया जा रहा है, ये नए बच्चियों के लिए थोड़ा सा बहुत मुश्किल काम है, और वो सोचते हैं कि कहीं हमारे करोड़ों रुपए डूब ना जाए। तो उनका इसका तरीका क्या हो सकता है? हमने कहा एक बार आप उनको स्विच ओवर करने की अनुमति दे दीजिए। जब वो रिटायर होने वाले होंगे उससे 1 साल पहले अगर आप उनको अनुमति दे दें तो उनको पता चल जाएगा कि उनके खाते में करोड़ों हैं कि नहीं है। अगर करोड़ों है तो वो अपना एनपीएस में स्विच ओवर कर लेंगे, और नहीं है, खाली हाथ है, तो कम से कम उनको आधी पेंशन तो मिलेगी। तो उन्होंने कहा हाँ ये सवाल ठीक है, उन्होंने वो आदेश भी इशू कर दी। तो अभी लोग उस पर सोचने लगे हैं कि हमको इसको करना चाहिए, और यही कारण है कि 1 महीने के अंदर करीब 50 जो है वो 60,000 लोगों ने एक्स्ट्रा दे दिया पिछले महीने तक। मुझे आशा है कि आने वाले 1-2 दिन जो बचे हुए हैं इसमें करेंगे। हम सरकार से कोशिश कर रहे हैं कि वो 1-आध महीने इसको और बढ़ा दे, ताकि चूंकि अभी उन्होंने करीब 15 दिन पहले ही इसको दिया है स्विच ओवर करने के बाद, तो आने वाले समय में अगर ये लोगों के बीच में चला जाएगा तो बहुत सारे लोग जो है वो यूपीएस में चले जाएंगे, और हमको बड़ी आत्मसंतोष होगा कि उनके अंदर भी आत्मसंतोष होगा जो इसके बेनिफिशरीज हैं, कि हमें अल्टीमेटली नुकसान नहीं होने वाला है। बाकी जहाँ तक ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का सवाल है, जेसीएम स्टाफ साइड का सवाल है, हम इस बारे में जो है वो कटिबद्ध है। हमारा ये वायदा है कि हम ओपीएस के अंदर जो भी सुविधाएं मिलती हैं हम आने वाले समय में निश्चित तौर पर उसको पूरा कराने के लिए अपना हर प्रयास करेंगे, और ओपीएस में मिलने वाली सुविधाओं को अपने बच्चे और बच्चियों के लिए लेकर के आएंगे सरकारी कर्मचारी। सर, ये 20 साल वाला भी उम्मीद है आपको? 100% होगा, इसको तो मैं दावा करता हूँ। आज नहीं, 3 साल के अंदर ही ये 25 साल 20 साल हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सर, मैं यहाँ आने से पहले आपका एक ट्वीट देख रहा था कि आपकी जेब कटने वाली है इसलिए, तो अगर आप दर्शकों को बता दें थोड़ा सा कि क्या कहना चाहते थे आप अपने उस वक्तव्य में। देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि हमारे जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, ठीक है 12 लाख रुपए उनको छूट मिल गई अपने इनकम टैक्स में, लेकिन अभी भी मैं महसूस कर रहा हूं कि तमाम सरकारी कर्मचारी, इवन पेंशनर्स, वो इस टैक्सेस की वजह से काफ़ी दिक्कत में है। अभी जीएसटी में कुछ परिवर्तन हुआ है, उससे कुछ लाभ भी हुआ है लोगों को, इसमें कोई शक नहीं है,
लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है वो हमने इस सवाल को इसी बात को लेकर के कहा कि चूंकि आने वाले समय में जो सबसे बड़ी दिक्कत हमारे सामने आ रही है वो दिक्कत आ रही है इस सवाल को लेकर के कि अगर पे कमीशन समय से नहीं बैठा और उसने रिपोर्ट समय से नहीं दी तो ये जो अलाउंसेज हैं ये निश्चित तौर पर सरकारी कर्मचारियों की जेब कटने के का ही काम करेंगे। तो ये बात लेकर के मैंने लोगों को कहा है कि आप लोग होशियार हो जाइए और तैयार भी हो जाइए अपनी जेब कटने से बचने के लिए। सर, एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सरकारों के आंख नाक कान जो हैं वो आप संगठन के जिस तरीके के आप लोग हैं, मजदूरों के आप प्रतिनिधि हैं, तमाम तरह के जो संगठन है मजदूर संगठन उनके नेता लोग होते हैं, क्या सरकार के कुछ आंख नाक कान आजकल गलत खबरें भी सरकार तक पहुंचा रहे हैं जो इन सब चीजों को थोड़ा हल्के ढंग में सरकार लेने लगी है? कुछ तो बात सही है आपकी, उसके दो कारण हैं। एक कारण तो यह है कि जो मैं सीधी बात करता हूँ जी, क्योंकि मेरे को घुमा फिरा करके बात करने की आदत नहीं है। कुछ तो इसमें ट्रेड यूनियन आंदोलन की स्वयं में कमी है और वो कमी यह है कि तमाम ट्रेड यूनियन आंदोलन इस देश के किसी न किसी जो है वो पॉलिटिकल पार्टी की कोख से जन्मे हैं और उनकी सोच जो है वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल आकाओं को खुश करने में लगी रहती है। सरकार इसीलिए एक तरीके से संवेदनहीन हो गई है ट्रेड यूनियन आंदोलनों के प्रति। अभी तक हम लोगों ने अपने आप को इस बात से बचा करके रखा है, क्योंकि सरकार चाहे जिसकी रहे, हमको लगता है कि मालिक मालिक होता है, मजदूर मजदूर होता है, तो सरकार मालिक का ही व्यवहार करेगी और मजदूर को अपना ही काम करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें ये मान करके नहीं चलना चाहिए कि सरकार जो है वो बिल्कुल लिबरल हो जाएगी, अपना खजाना खोल देगी, कह देगी कि हम सब कुछ कर्मचारियों पर लुटा देंगे। लेकिन हमारी जायज मांग मांगी ना जाए तो उसके लिए हमको चाहे जो सरकार हो उससे लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन हमारी मांगे जरूर जेन्युइन होनी चाहिए। अगर हम आसमान के तारे मांगेंगे तो कोई भी नहीं देगा। बिल्कुल सही। इवन हमने तो कई बार ये मजदूर आंदोलनों की जो संयुक्त समिति है 15 या 11 जो मजदूर आंदोलन है इकट्ठे है, हर साल एक दिन की हड़ताल करते हैं, उन्होंने हमको बुलाया तो मैंने उनसे कह दिया कि वो मांगे रखिए अपने मांग पत्र में जिनमें अगर आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप पूरी कर दें। अब वो मांगेंगे सरकार से जो आप नहीं पूरी कर सकते तो आप सरकार के सामने क्या मुंह लेकर के जाएंगे। लेकिन वो उनकी राजनीतिक बाध्यताएं हैं, क्योंकि सब राजनीतिक दलों से जुड़े हुए संगठन ट्रेड यूनियन संगठन है, तो उसमें वो उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, लेकिन हम लोग उनमें नहीं हैं। और इसीलिए यही कारण है कि हम लोगों ने जब भी उन्होंने कहा हम एक दिन की हड़ताल करेंगे, हमने सीधे तौर पर उनको मना कर दिया कि हम एक दिन की हड़ताल में शामिल नहीं हूँ। एक तो ये सबसे बड़ा सवाल है जिसको लेकर के सरकार की संवेदनहीनता सामने आती है। दूसरा एक सवाल ये भी है कि सरकार से जुड़ा हुआ भी एक मजदूर संगठन है, वो सरकार की बैसाखी बनने का भी काम करता है। तो ये एक अच्छी चीज नहीं है। अच्छे लोग हैं वो लोग, उनकी लीडरशिप में बहुत सारे लोग बहुत अच्छे लोग हैं, मैं उनकी प्रशंसा भी करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। और ऐसा भी नहीं है मौका आने पर वो सरकार की मुखालफत भी करते हैं, लेकिन उनको भी इस मुहिम में गैर राजनीतिक तौर पर मजदूरों के साथ जुट करके और एक फैसला करना चाहिए। मैं बराबर इसका प्रयास भी करता रहता हूँ। तो ये भी एक सवाल है जो कि सरकार को जो है वो एक तरीके से मैं कहूँगा कि कभी कभी किंग कर्सर भी मूड बनाने का काम करता है। वो अपने आप कुछ सोचने के बजाय उस तरीके से सोचने का काम करते हैं। अब जैसे ये पे कमीशन की आपने जब घोषणा कर दी तो आपको इमीडिएटली कोई ना कोई जज बैठा देना चाहिए। हमको बहुत दिन तक ये भरमाया गया कि कोई उचित जज नहीं मिल रहा है। हमने कहा यार रोज ही सुप्रीम कोर्ट जो है अपने आप ही किसी न किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को कहीं न कहीं बैठा देता है, कभी इन्वायरमेंट के सवाल पर, कभी हाथी बचाने के सवाल पर, कभी जंगली जानवर बचाने के सवाल पर, कभी जो है पराली जलाने के सवाल पर, वो अपने आप ही अपने जजेस बैठा देता है। तो इनको क्यों नहीं मिलता? फिर हमने तो ये भी कहा कि अगर मान लो थोड़ी देर के लिए आपको अपने मनपसंद जज नहीं मिल रहा है, आप कोई कसाई से कसाई जज ले आइए, समझे कि नहीं भाई? हम अपना सवाल उसके सामने रखेंगे और सरकार अपना पक्ष उसके सामने रखेगी। जस्टिस अशोक माथुर को मैं बहुत लिबरल समझता था 7वें वेतन आयोग में। उस बंदे ने हम लोगों के सामने इस बात को कबूल कर लिया कि हम 20,000 रुपए मिनिमम देंगे। सारे जैसे स्टाफ साइड के लोग गवाह हैं इस बात के, कोई एक मही नहीं था, सारे साथी थे वहां पर।
और अरुण जेटली जी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दें, उन्होंने एक दिन उसके घर जाकर के चाय क्या पी ली, उसने 2000 की कटौती कर दी, उसमें 18,000 रुपए दे दिया। इस बात का हमारे पास प्रमाण है कि उनके घर गए, उनके यहाँ चाय पी और उसके फौरन बाद उसका दिमाग बदल गया। तो ऐसे जजेस भी हमने देखे हैं सुप्रीम कोर्ट के, और हमने श्री कृष्णा जैसे जज भी देखे हैं जिसने कर्मचारियों की, केंद्रीय कर्मचारियों की आवाज़ सुनी, जिसको हमने ले जाके रसीद दी कि देखो ये 20 रुपए 25 रुपए दिए जा रहे हैं लोगों को, बच्चों को पढ़ाने में, ये 20 रुपए 25 रुपए में पढ़ाई हो सकती है। तो उसने जो है 2000 रुपए फीस करने का काम किया, लोगों को जो है वो सारे अलाउंसेज में बढ़ोतरी करने का काम किया। तो हमने हर तरीके के लोग देखे हैं। हम एक बात जानते हैं कि जब हम सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने जाएंगे तो वहां पर वो निश्चित तौर पर जो हमारी बात माने या ना माने, लेकिन वो जो हम बोलेंगे उसको रिकॉर्ड करेंगे। हमसे पिछले जो है वो कैबिनेट सेक्रेटरी ने कहा कि क्यों आप वेतन आयोग के पीछे पड़े हुए हैं, हम एक कमेटी बना देते हैं 3 सेक्रेटरीज की, भेज रिव्यू कमेटी, और वो आपका फैसला कर देगी। हमने कहा हमें नहीं चाहिए आपकी कमेटी। कहले क्यों? हमने कहा ये जो मेंबर होंगे सेक्रेटरी लोग, ये काम तो आप ही के अंडर में करेंगे ना, तो आप उनको बुला के कहेंगे कि आप को ये करना है, तो जज साहब को तो थोड़ा टाइम लगता है, और लगेगा तो भी उनको लिखना पड़ेगा कि नहीं स्टाफ साइड ने ये डिमांड की थी। आप वाले तो लिखेंगे भी नहीं, उनकी जो मर्जी होगी वो लिख देंगे। तो हमें वो नहीं चाहिए। हमें तो जो पे कमीशन में अंग्रेजों के ज़माने से जो है वो पे कमीशन बैठा है, तो पहले पे कमीशन से लेके आज तक के पे कमीशन में वो है। फिर दूसरी बात यह है कि जिस कमेटी को आप बनाने जा रहे हैं, उस कमेटी में जब हम आपसे ये कहेंगे कि आप स्टाफ साइड को भी शामिल करो, तो आप कहेंगे नहीं, आप लोगों के अंदर बहुत झगड़ा है, इसलिए हम किसको शामिल करें किसको नहीं शामिल करें, वो भी नहीं मानेंगे। पहले पे कमीशन बैठता था, पहले पे कमीशन में, दूसरे पे कमीशन में हमारा प्रतिनिधि होता था। आप कुछ गड़बड़ करते थे तो वो एक डिसेंट नोट देता था, वो अधिकार भी आपने खत्म कर दिया। तो हमने कहा ये नहीं चलेगा, जो एक सिस्टम है उससे काम करिए। तो मेरा कहना यही है कि सरकार को पूरी ईमानदारी के साथ, खासतौर पर सरकारी कर्मचारियों के मामलों में, बहुत अच्छा लगा जब ओपीएस के इश्यू पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बुला करके हम लोगों से बातचीत की। मैं बराबर इस बात को कहता हूँ, पब्लिकली कहता हूँ कि हम लोगों को बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने कहा कि हमें सरकारी कर्मचारियों से झगड़ा नहीं करना है। उन्होंने यही सोमनाथन सर से, उस समय ओएसडी थे, उन्होंने कहा कि आप कैबिनेट सेक्रेटरी बनने वाले हैं, आप इस बात को निश्चित करेंगे कि आने वाले समय में सरकारी कर्मचारियों के सामने कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, इनसे बराबर रेगुलर कम्युनिकेशन होना चाहिए, इनकी हर मांग पूरी होनी चाहिए। अब प्रधानमंत्री के कहने के बावजूद अगर हमारे साथ में कुछ जाति हो तो फिर हम कहाँ जाएंगे? कोई रास्ता ही हमारे पास संघर्ष के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। हम उसी रास्ते पर आगे बढ़ने का काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे शिव गोपाल मिश्रा जी, जिन्होंने बताया कि इस मसले पर सरकार से तमाम चीजें चल रही हैं और उम्मीद भी ये जताई कि बिहार के चुनाव से पहले इस मामले में कमेटी बन जाएगी। नमस्कार। इस इंटरव्यू में फिलहाल इतना ही। स्वतंत्र के साथ अपना साथ बनाए रखिए। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।